क्लास का यशस्वी एग्जामिनेशन का हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। और हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट की प्रोबेबिलिटी होनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो समझिए कि ऑप्शंस क्या दिए, तो ये है, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक फैक्ट होता है प्रोबेबिलिटी के बारे में कि जो 0 से 1 के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन अपना आसानी से सॉल्व हो रहा है। देखिए किसके किसके बीच में होनी चाहिए, 0 to 1 के बीच में। 1 मैक्स वैल्यू है और 0 जो है उसके मतलब लास्ट वैल्यू है, लिस्ट वैल्यू है। अब यहां पर जो है हमारे पास में 17 से अगर हम 13 को डिवाइड लगाए तो 0.0 हमारा आंसर कुछ आना है ना। तो ये 0 से बड़ा आंसर आना है, ये ऑलरेडी 0 से बड़ा है और ये परसेंटेज वैल्यू है, ये भी बड़ी ही है 0 से, है ना, और 1 से छोटी है। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों ऑप्शन नहीं है और यहां पर हम देख रहे हैं स्पष्ट हमको नजर आ रहा है ना, क्लियरली समझ में आ रहा है कि 1.2 मींस कि 1.2, तो 0.2 तो ज्यादा हो गया ना 1 से, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में किस टाइप से है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस ऑफ क्लब। मींस जो चिड़ी का इक्का होता है ना, जो अगर ताश के अगर पत्ते अगर देखे हो तो ताश के कितने पत्ते होते हैं टोटल, सबसे पहले तो 52 होते हैं। अब इसमें अगर बात करें हम इक्के की, और इक्के इक्के कितने होते हैं, तो इक्के हमारे पास में कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसके बाद में 4 होते हैं, इसके बाद में चिड़ी का इक्का बोल रहा हूं, तो चिड़ी का इक्का तो एक ही होगा ना, 4 अलग अलग टाइप के पत्ते होते हैं, तो यहां पर नहीं होने की प्रायिकता बोल रहा है। तो सबसे पहले तो यह है कि होगा कितना, एक ही होगा, बाकी तो सारे नहीं होंगे। तो टोटल हमारे पास में जो ताश के पत्ते जो कार्ड है 52 है, और उसमें से जो नहीं होंगे वो कितना है, 1 है। मीन्स कि 52 में से अगर हम 1 को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाता है कि कितनी बार हम पत्ते निकालेंगे तो वो इक्के का चिड़ी का इक्का पत्ता नहीं होगा, तो 51 बार नहीं होगा, सिर्फ एक बार होगा। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, 51/52। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में थर्ड वाला है कि a box contain 100 tickets which are number from 1 to 100. If one ticket at random from the box is chosen, what is the probability that it perfect cube number? यहां पर हमको प्रोबेबिलिटी बताना जरूर है, बट किसकी, परफेक्ट क्यूब की बतानी है। परफेक्ट क्यूब आपको पता है 1 का जो क्यूब होता है वो 1 होता है, 2 का जो क्यूब होता है वो हमारे पास में 8 होता है, तो परफेक्ट क्यूब है। अब यहां पर कितने बताने हैं हमें कि 100 तक नंबरिंग करी है बॉक्स में, उसमें से परफेक्ट क्यूब लेने रैंडमली। तो 100 तक कितने देख ही लेते हैं। 3 का क्यूब हमारे पास में कितना होगा, 27 होगा। 4 का क्यूब कितना होगा, है ना, 4 × 4 64, है ना। और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 125। मीन्स की 5 का तो ज्यादा हो गया, तो यहां पर कितने आएंगे, 4 तक आएगा। मतलब कि 100 जो बॉक्स में 100 नंबर लिखे हुए हैं, बॉक्स के अंदर जो डिजिट जो भी अंक लिखे हुए, संख्या लिखी हुई है, उसमें से ओनली और ओनली 4 ही परफेक्ट क्यूब है। पर जो पूर्ण घन है सिर्फ 4, इससे ज्यादा नहीं है। तो ऊपर क्या आ गया, 4। अगर इसको डिवाइड लगा दिया जाए 100 से तो ये इजिली आपको पता है कि 0.04 हमारे पास में आने वाला है, और ये जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है। तो ये हमारा जो है इस प्रकार से हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो ये हमारे पास में मार्क ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन इन द टेबल। अब इस टेबल में जो है ये सारे आंकड़े दिए हुए, स्टैटिक्स से क्वेश्चन है। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन है ना, तो प्रोबेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर, मतलब इस एग्जामिनेशन के लिए, और स्टैटिक्स भी। स्टैटिक्स से पहला क्वेश्चन हमारे पास में, तो ये कह रहा है हमारे पास में कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सबसे पहले तो मॉडल क्लास पता होनी चाहिए। तो मॉडल क्लास वो होती है जिसमें कि ये जो वैल्यूज होती है वो सबसे बड़ी हो, तो यहां पर ये हमारी मॉडल क्लास होगी पूरी, है ना, इसकी वजह से मॉडल क्लास बन गई। और लोअर लिमिट लेना है इसकी, तो लोअर लिमिट हो गया इसकी 40। और द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास भी यही आएगी इसकी, है ना, बीच में अगर देखे तो, ठीक है। तो इसकी अपर क्लास लेना है, अपर लिमिट लेनी है। तो हमेशा कभी भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है। निम्न सीमा तथा वर्ग मध्य वर्ग की उच्च सीमा का अंतर, तो यहां पर निम्न सीमा जो मॉडल वर्ग की निम्न सीमा कितनी है हमारे पास में, ये मॉडल वर्ग की निम्न सीमा जो लोअर लिमिट
वो 40 है, और मध्य वर्ग की उच्च सीमा कितनी है, 50 है ना। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो -10 आएगा। क्या आएगा हमारे पास में आंसर, -10 आएगा। तो इसको अगर ऐसे जा रहे हो तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जैसा क्वेश्चन कह रहा है आपको वैसा आंसर देना है कि मॉडल वर्ग की निम्न सीमा ले लो पहले, फिर मध्य वर्ग की उच्च सीमा ले लो, तब आपको उसका आंसर देना, अंतर देना है। तो यहां पर आंसर जो है ये -10 आएगा। क्वेश्चन आपको जो है घुमाने की कोशिश करेगा, तो उसको आपको समझने की कोशिश करना है कि क्या आंसर आएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका हमारे पास में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अगर बढ़ते हैं तो वो जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कहां से लिया गया है, तो ये भी हमें स्टैटिक्स से लिया गया है। ठीक है, इसके जो इसका जो है ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास में, दिए गए जो जीरो से कम प्रकार तथा दिए गए जीरो से ज्यादा प्रकार जीरो के प्रतिशत बिंदु से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति प्राप्त होती है। मैं यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं समझाना चाहूंगा। अगर इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखते हैं तो मैं इतना कहना चाहूंगा इसमें आपको कि आपको क्या पता होना चाहिए इसमें से सेंटर टाइप ऑफ सेंटर टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी। और जब सेंट्रल टेंडेंसी वाला पॉइंट आ जाए और बाकी सब कुछ जीरो दिया हुआ हो तो इसका आंसर जो होता है वो होता है हमारे पास में मीडियन, है ना। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो आप, है ना। जो स्टैटिक्स है उसमें आप इसको डिटेल में समझ भी सकते हो। और यहाँ पे आप ये इतना भी अगर आपको याद रह जाता है कि इस टाइप से अगर जीरो देकर के रखे और सेंट्रल टेंडेंसी पूछ रहा हो तो मीडियन आंसर आएगा, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल मतलब बीच की चीज, तो मीडियन इसका आंसर आएगा। वैसे यहाँ पे वो कंफ्यूज करने के लिए मीन भी देगा, है ना, मॉड भी देगा, बट आपको मीडियन समझना है ना, माध्य का होगा उसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। सिक्स्थ क्वेश्चन अगर देखें, वॉल्यूम ऑफ द रस्टम ऑफ द कोन ऑफ हाइट h एंड बेस रेडियस r1 एंड r2 कैन बी ऑब्टेन बाय द फॉर्मूला। यहाँ पे तो सिंपल बोल दिया उन्होंने, फॉर्मूले पूछ लिया है ना। तो फ्रस्टम या शंकु का जो छिन्नक है उसका आपको फॉर्मूला, आई होप कि आपने इसको लर्न कर रखा होगा, है ना। ये 1/3 पाई h और r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ये सिंपल है ना, इसमें कुछ करने वाला क्वेश्चन हमारे पास में। और सेवंथ क्वेश्चन कैसा है देखिए, the length of the longest rod which can be put in a cubical room of side 12। क्यूबिकल रूम, सबसे पहले हमें ना क्यूबिकल रूम, तो क्यूबिकल रूम के लिए एक क्यूब बना लो और क्यूब बना करके ही आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या कैसा होगा ये क्यूबिकल रूम, है ना। तो ये एक हमारे पास में क्यूब होगा और क्यूब की जो सभी साइड से रहती है वो इक्वल होती है। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर देकर के 12 मीटर देकर के रखिए, है ना। अब क्या है कि क्यूबिकल, अब इसमें क्या होगा कि आपको लगेगा कि अगर कोई रॉड को हम रख रहे हैं उसमें तो 12 मीटर मैक्सिमम रखा है क्यों, है ना। बट ऐसा नहीं है, उसको डायगोनली रखेंगे हम, डायगोनली ऐसे एक कोने से दूसरे कोने में। तो जब डायगोनली रखते हैं तो डायगोनली रखेंगे तो यहां से यहां तक हो जाएगा, है ना। और डायगोनल निकालने का जो फॉर्मूला होगा इसमें, उसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला सिंपल है। आपको क्या लेना होगा, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये होगा। अब यहां पर हमारे पास में a के प्लेस पे 12 का स्क्वायर है, b के प्लेस पे भी 12 का स्क्वायर, c के प्लेस पे भी 12 का स्क्वायर। कैसे, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी क्यूब है तो उस क्यूब की साइड जो है सेम ही होती है सारी, है ना। मतलब उसमें लेंथ, हाइट और जो ब्रेथ तीनों ही, है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, सेम है सब, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1, ये 1 फिर ये 1, है ना। और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 12 मल्टीप्लाई 12 और ये हो जाएगा रूट में क्यों, अभी तो रूट कैंसिल ही नहीं किया अपन ने, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा ये 3। अब मैं इसमें से 12 को बाहर निकाल लेता हूँ तो यहाँ अकेला बच जाएगा √3, इसीलिए तो उन्होंने √3 की वैल्यू दे करके रखी है ना। तो √3 की वैल्यू हमारे पास में ये है, मतलब 12 का मल्टीप्लाई 1.73 और 2 से होगा, तो कर देते हैं इसमें 12 3 जा, है ना, 12 36 6 हासिल लगाए 3 और 12 7 84 और 3 87 7 कैरिया 8 और 12 1 जा 12 और ये 20, है ना, 20.76 ये हमारा आंसर है। देखो ऑप्शन भी पहले नंबर पर दे करके रखा है। तो ये जो है सारे क्वेश्चंस जो है फॉर्मूले बेस्ड है, या तो आप देख रहे हो कि या तो फॉर्मूले दे दिए है ना। तो इस प्रकार से हमको जो है इजी क्वेश्चन दे करके रखे हैं, इनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टेंजेंट टू अ सर्कल आर देयर पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म देकर के रखी है लाइंग इनसाइड द सर्कल, भाई ऐसा होता ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। इनसाइड सर्कल से कोई टेंजेंट नहीं जाने वाली, टेंजेंट तो वो होती है जो सरफेस पर से चली जाए, और इनसाइड सरफेस नहीं होता है, सरफेस तो आउटर साइड होता है, बाहर का एरिया होता है। तो इस पर से जो है ये जो होती ये कहलाती है हमारी टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट तो है ही नहीं इसमें, तो इसका आंसर जो होगा
केवल एक दो अनंत में बी किसका था फोर्थ ऑप्शन, हाँ नो टेंजेंट लाइन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नो टेंजेंट लाइन वाला, है ना। इसके बाद में तो ये हमारे पास में जो है फोर्थ जो है आंसर होगा। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ये भी सर्कल से लिया गया है। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट, है ना। क्वेश्चन क्या है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, कोई रेखा जो वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा वैसे अगर देखा जाए तो स्पर्श रेखा वैसे प्रतिच्छेद नहीं करती, टच भर करती है ना। और स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर टच करती है वो एक पॉइंट है, तो वो देख लीजिए कि ये एक सर्कल है और सर्कल में जो है कोई भी टेंजेंट लाइन हो वो एक ही पॉइंट पे टच कर सकती है बस, है ना। हाँ ये बात अलग है कि एक सर्कल पर जो है बहुत सारी क्या कहेंगे, इनफाइनाइट कहेंगे उसको हम ना, इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन होगी, बट एक टेंजेंट लाइन का एक ही टच पॉइंट होगा, है ना। तो इसका आंसर जो हमारे पास में 1 पॉइंट ओनली आएगा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये टिग्नोमेट्री से है। टिग्नोमेट्री मतलब कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे आपको देखना है कि साइन 2a इज इक्वल टू ए टू साइन ए कॉस ए है सत्य है किसके लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, या फिर फॉर ऑल एंगल्स, है ना। तो पहले हम 30 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए और इनटू में कॉस से देकर के रखा, बट हमको यहाँ ए की वैल्यू क्या देकर के रखी 30। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है 30 रख लेंगे और यह हो जाएगा 2 साइन ए के प्लेस पे 30 आ जाएगा और कॉस भी 30 आ जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू वही है, और ये हो जाएगी 60। यहां पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होता है ना। ट्रिग्नोमेट्री में आप समझेंगे, टेबल से अपने आप इजीली सॉल्व हो जाता है ना, टेबल बनाने के भी वे होते हैं तो उनको आप इजीली समझ सकते हैं। और इसकी भी वैल्यू √3/2 होती है और ये ऑलरेडी √3/2 है ही, तो ये पहले ही के लिए हमारा आंसर आ गया, है ना। तो बाकी को आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये आप कर सकते हैं इस प्रकार से। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 11th क्वेश्चन क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 60√3 अवे फ्रॉम द टावर इज 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, इसमें जो कहा है वो देखिए, ये है हमारे पास में टावर, ठीक है। और टावर के जो फिट पॉइंट है यहां से 60√3 अवे, है ना, उससे दूर यहां से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा टावर को देखने के लिए, है ना। चलो तो फाइंड हमको करना है टावर की लेंथ, मतलब टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। अब सिंपल है, आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में वो देखना है आपको कि जब आप 60 डिग्री ले रहे हो, ये वाला एंगल ले रहे हो, तो उसमें ये साइड और ये साइड आनी ही चाहिए। तो सबसे पहले ये साइड जो दोनों साइड है, ये अगर इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान ले तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है टेन और कॉट में आता है, किसमें आता है, टेन और कॉट में आता है। तो टेन जो होगा, टेन का 60 डिग्री लेंगे हम, तो लेंथ अपॉन में जो है बेस आ जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास में h हो गया और बेस 60√3 हो गया। अब यहां पर हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी होगी, √3, और ये h अपॉन में 60√3। अब क्या करेंगे हम, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्योंकि हमको h निकालना है, और ये हो जाएगा 60√3 और मल्टीप्लाई में ये वाला √3। आपको पता है कि √3 और √3 की वैल्यू क्या होती है, 3, राइट। तो यही 60 मल्टीप्लाई 3 और 6 3 18 और ये 0, तो 180 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो h की वैल्यू, ये भी फर्स्ट आंसर इसका, है ना। तो ये इजीली आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ कि इसमें से सही क्या है, विच वन इज नॉट करेक्ट। अरे सही नहीं है। देखो पहले क्वेश्चन से मैं बोल रहा हूं कि इसमें इस पर बहुत ध्यान देना है ना। अगर वो नहीं देखा तो आंसर गलत हो जाएगा। देखिए अब इसके लिए मैं एक आपको ट्रिक देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो देकर के रखी है वो हमारे पास में आइडेंटिटीज है, और इसके लिए जो ट्रिक है वो सिंपल है, एक SC और ST और CC, ठीक है, SC ST CC, ठीक है। अब SC का मतलब क्या है, इसमें C है तो ये साइन कॉस हो गया, तो क्या बोलेंगे हम इसको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 हो जाएगा ये, और वहीं पर ये क्या हो जाएगा, सेक, है ना, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगी आपकी सेक के साथ में टेन,
सेक टेन हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका कॉट और कॉसेक। बस ये देखना है आपको कि ये वर्ड्स है कि नहीं, कॉसेक है ना। तो अब हमारे पास में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो इसमें फाइंड करना। देखो कॉस के सी के साथ में सी है तो ये होगी, करेक्ट है इसका मतलब। यहां पर एस के साथ में टी है तो ये भी करेक्ट होगी, यहाँ पे एस के साथ में सी है तो ये भी करेक्ट होगी। बट यहाँ देखो, यहाँ ऑप्शन में आपको टी और एस दिया है, टी और एस नहीं होता है ना। तो देखो टी और एस इन द सेंस यहाँ पे टेन के साथ में साइन नहीं होता, ये है, नहीं तो यहाँ पर आपको एस टी दिखाई दे रहा है, बट साइन के साथ में कॉस होता है। ये बेसिक से आपको इतना एक तो कम से कम याद रखनी पड़ेगी, उससे आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 13th क्वेश्चन क्या है कि अगर ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -3, -2 and 2, -3 इन द रेशियो 1:2 इज। अब इसको अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का जो मेथड तरीका है उसको देखिए कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि ये जो है किसी लाइन को, कोई लाइन है, ये जो दोनों पॉइंट है उस पॉइंट को जो है, ये दोनों जो लाइन है उसको कोई अदर पॉइंट जो हमको फाइंड करना है वो इस रेशो में उसको विभक्त कर देता है ना, स्प्लिट कर देता है। इन द सेंस कि अगर ये कोई पॉइंट है तो यहां से टू इधर होगा और इधर साइड में एक रेशो होगा, है ना। तो 1:2 तो आपको मिल गया, तो हमको यही वाला फाइंड करना है। इसको हम x और y मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। तो इसके हम मान लेंगे ये हमको गिवन है ना, ये हमको क्या है गिवन है। तो ये हमारे पास में हो जाएंगे -3 और कॉमा में 2, और ये हो जाएगा हमारे पास में 2, -3। तो सिंपल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके लिए फॉर्मूले बने हुए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए आपको जो याद रखना रहता है वो हम बता देता हूं आपको कि x इज इक्वल, ये वाला x है ना, x इज इक्वल आपको कुछ नहीं करना है, mx लिखना है और अपॉन में m हो गया। अब यहाँ पे लगा दो 12, 21 और 12 है ना, 12, 21, 12, ठीक। और वैल्यूज पुट कर दो। अब वैल्यूज कौन सी क्या है, तो इसको आपको x1 कहना होगा, इसको y1 कहना होगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, है ना, सिंपल है। तो ये x क्या निकलेगा, m1। देखिए भैया m1 कौन होगा, फिर m1 भी तो बताना है ना, तो m1 ही तो इसमें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में m1 और m2 ही तो जो विभाजन या डिवीजन है, डिवीजन के लिए देशों को शो करते हैं, m1 और m2 को लेते हैं हम लोग। तो m1 हमारे पास में क्या हो जाएगा 1, m1 के लिए कौन है 1, या इसको मैं यहाँ पे m1 कह देता हूँ, इसको m2 कह देता हूँ। तो m1 क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई में x2 यहाँ से ले लो 2, बीच में प्लस है, और नेक्स्ट हमारे पास में m2 2 है, और मल्टीप्लाई में x1, और x1 कितना है -3 है ना, और m1 कितना है 1 + 2। तो ये हमारे पास में जो आ रहा है ये 2 और प्लस माइनस माइनस, 2 3 6 है ना, 2 3 6 और 2 और 1 3। आगे देखें तो 6 में से 4 जाते हैं तो ये -4 और ये 3। तो ये पहला आंसर तो हमारे पास में ये आएगा -4/3। तो यहाँ देख लेते हैं, अच्छा यहाँ पर भी दिया और यहाँ पर भी दिया है। अब 2 टाइम दिया है तो आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम फॉर्मूला होगा, my 12 21 12 प्लस बस, है ना। और फिर क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल m1 1 था और y2 किधर है, y2 ये, तो ये -3 हो गया प्लस। अच्छा एक बात का ध्यान रहे कि जब भी माइनस आए तो कोष्टक का जरूर प्रयोग करें, है ना। ब्रैकेट का अगर यूज नहीं करते तो वहां पे जो क्वेश्चन है उसके सॉल्व करने की मतलब जो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, है ना, गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब m2 की वैल्यू तो रख दी, y1 की वैल्यू हमारे पास में 2 है तो इसको रख देंगे हम, और यहाँ पर जो है m1 और m2 तो सेम ही आता है ना, नीचे वाले जो वैल्यू। अब ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +2 2 4 और ये हो जाएगा 3। तो y इज इक्वल 4 में से अगर 3 जाते हैं तो 1/3। तो ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें कि -4/3 और 1/3 हो। तो ऑब्वियसली हमारे पास में थर्ड वाला जो है यही वाला ऑप्शन है। तो आपको समझ में आया कि इस फॉर्मूले के थ्रू आप जो है इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ये फॉर्मूले थे उससे, और विदाउट फॉर्मूले अगर आपको करना है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूले बने हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मे भी आपको अच्छे से आ जाएंगे फिर ये क्वेश्चन, है ना। तो इसके हम प्रैक्टिस करेंगे आगे चलते। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द ट्रायंगल फॉर्म ऑफ द पॉइंट
8 2 3 4 0 एंड 3 6 माइनस माइनस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है ना। और क्वेश्चन में ये बताना है कि क्या इन बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं पहले और उसके बाद में क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, है ना। और ट्रायंगल बनाने के बाद में इनको एबीसी भी नाम दे दो क्योंकि उसकी जरूरत पड़नी है हमको, है ना। ए के प्लेस पे हम लिखेंगे 2 3 और बी के प्लेस पे ये 6 -3 हो जाएगा और सी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, क्या है 6 -3। अच्छा सी की वैल्यू है क्या, तो बी की वैल्यू क्या है 4 0 है, ठीक है। चलो यहां पर एक सिंपल सा मेथड होता है और वो क्या होता है कि डिस्टेंस फॉर्मूले से आप इनका डिस्टेंस फाइंड कर लो, है ना, कि इसका डिस्टेंस क्या है, ठीक है। अगर इसका डिस्टेंस हमको मिल जाता है, ठीक है, और डिस्टेंस अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो इजीली ये क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम किसको निकालेंगे, एबी को निकालेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है एबी के लिए, तो इनको हमको नाम देना होगा। तो x1 y1 हो गया ये, इसको x2 y2 दे दो और इसको x3 y3। आपको क्या करना है कि जो बिग नंबर होगी उसमें से स्मॉल वैल्यूज को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये जैसे x2 है तो माइनस क्या कर देंगे x1 और इसका ले लेना है स्क्वायर, बीच में प्लस और वापस से क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब x2 की वैल्यू जो है हमारे पास में 4 है, 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 और माइनस में y1 की वैल्यू क्या है 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस और ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर। अब आगे अगर देखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 प्लस, देखो जब भी माइनस आए और उस नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा तो उसका आंसर तो प्लस में आएगा, है ना, वो माइनस में नहीं आना है। तो इसका आंसर तो आना है प्लस में और ये आ गया रूट में 30 आ गया। अब सेम आप क्या करोगे कि बीसी को भी ऐसे ही फाइंड करोगे, है ना, बीसी को भी क्या करोगे आप सेम ऐसे ही फाइंड करोगे। तो यहां पर हमारे पास में बीसी इज इक्वल क्या होना है, सी अब यहाँ पे बड़ा होगा तो आपको क्या करना है x3 माइनस x2 का स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला और y3 माइनस y2 का स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, है ना। क्या होता है कि बड़े में से आपको स्मॉल जो छोटा रहेगा उसको माइनस कर देना रहेगा ना, और बन जाएगा इस प्रकार फॉर्मूला। स्क्वायर रूट तो लेना ही लेना है। x3 क्या है हमारे पास में 6 है, माइनस में जो x2 है वो 4 है और इसका ले लेंगे स्क्वायर प्लस y3 हमारे पास में -3 है माइनस y2 है 0 तो इसका स्क्वायर ले लेंगे और bc इज इक्वल जो हमारे पास में आना है 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। 0 तो कोई मीनिंग नहीं रखता है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि सेम है ना। तो इसका आंसर भी क्या आना है √13 आना है, ये सेम है तो √13 ही आना है। अब हमें निकालनी होगी एसी, क्या निकालनी होगी एसी। अच्छा एक चीज आप देख रहे होंगे, पैटर्न देख रहे होंगे कि दोनों दोनों प्लेस पर कौन आ गया √13 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड और ये साइड तो ट्रायंगल की इक्वल है। अब किस साइड के बारे में हमें जानकारी लेनी है, तो x3 में से x1 को माइनस करना होगा क्योंकि x3 बड़ा है, x1 को माइनस करना होगा और ये हो जाएगा y3 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। आगे x3 क्या हो जाएगा 6 और माइनस में x1 कितना हो जाएगा 2, है ना, इसका ले लेंगे स्क्वायर प्लस y3 क्या हो जाएगा हमारे पास में -3 माइनस y1 कितना हो जाएगा 3, है ना, और इसका स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखते हैं तो अगर 6 में से -2 करते हैं, है ना, 6 में से -2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस अभी अगर क्या करेंगे इसमें हम कि ये हो जाएगा -6 और इसका स्क्वायर। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये 16 होता है प्लस और माइनस है तो उसका आंसर तो प्लस में ही आना है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा 36 और इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 6 6 2 और कैरी और ये 52, है ना। अब एक चीज देख रहे हो आप कि ये डिफरेंट है, दो सेम है और एक डिफरेंट है। तो जब दो सेम है और एक डिफरेंट है तो इसका नाम होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें कि दो मतलब दो साइड्स इक्वल होती है और एक साइड इक्वल नहीं होती है ना। बट हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का है तो ये तो नहीं होने वाला है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि ये तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा और कोई त्रिभुज नहीं। तो अच्छा अभी तो एक ऑप्शन बचा है हमारे पास में, अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि क्या आंसर आना चाहिए। विषमबाहु त्रिभुज, बिल्कुल। तो अभी क्या होगा कि विषमबाहु त्रिभुज तो वो है नहीं क्योंकि उसकी दो साइड्स तो इक्वल आ गई तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं है, तो इसका आंसर है कि कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, नहीं। ये इसका आंसर देखो, एक तो पहली बात ये है कि त्रिभुज तो बन रहा है, ठीक है, इसका तो ट्रायंगल बन रहा है लेकिन इसको होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज।
है ना, मतलब कि इसको आइसोस्केलेस ट्रायंगल होना चाहिए था, बट वो है नहीं, तो इसका आंसर आप क्या दोगे, विषम बाहु, है ना, क्या दोगे इसका आंसर, विषम बाहु देगा, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको, है ना, कोई त्रिभुज तो ऐसा तो है ही नहीं कि कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है, त्रिभुज बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो 15th क्वेश्चन है हमारे पास में, और 15th क्वेश्चन क्या होगा कि इन ट्रायंगल एबीसी, AB is equal 7, BC is equal 7√3 cm और सेंटीमीटर एंड AC is equal 14 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि एंगल बी इज, तो इस प्रकार से क्वेश्चन लेकर के रखा है और आपको एंगल बी की वैल्यू बताना है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो आपके जो 10th तक सिलेबस है, तो यहाँ पर ज्यादातर जो है, अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास में एक ही फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस, है ना, ट्रायंगल से रिलेटेड पाइथागोरस है। तो इसका आंसर 90 डिग्री आना है अभी क्वेश्चन देख करके, बट फिर भी सॉल्व करना जरूरी है हमें। तो देखिए कैसे है, अब यहाँ पे AB 7 सेंटीमीटर है, BC इतना है, तो इसको क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, और ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, साइड से ले लेते हैं, इसको 14 कह दो आप, और इसको ये ले लो 7√33 और इसको ले लो 7, ठीक है। अब यहां पर जो होगा हमारे पास में, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए कि जो पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उसमें हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास में हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। तो यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कि हमने परपेंडिकुलर 7√3 लेकर के रखा है, तो यह हो जाएगा 7√3 का स्क्वायर प्लस बेस का लेकर के रखा है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ये हमने मान लिया इसको क्या मान लिया है, और ये मान लिया हमने ऐसे मतलब हाइपोटेन्यूस मान लिया है। अब क्या होगा, 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, 7 का स्क्वायर 49, और आपको पता हो कि √3 का स्क्वायर कुछ इस प्रकार लेके गलत नहीं करना है, इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी होगा, तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये 196 है, ये 49 और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब उसकी पावर्स की वजह से लेफ्ट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 + 49। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 9 जा कितना हो गया 27, या 7 आ गया, कैरी आ गया 2, 3 4 जा 12 और 2 147 प्लस 49, यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ इसको, तो 9 ये 6 हो गया, ये 1 4 4 8 1 9 ये आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के प्लस के इक्वल है, मींस कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो जैसा कि हमने कहा था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि अपने जो सिलेबस है 10 तक के, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड ही क्वेश्चन अगर आते हैं। तो ये थे हमारे पास में फर्स्ट 15 क्वेश्चन, और आपको जो है टोटल 30 क्वेश्चन है। ये एक पार्ट हुआ क्योंकि पेपर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को।